अदालत, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? कटघरा, वकील, जज और फैसले। लेकिन हर फैसले के पीछे ना एक पूरी कहानी छिपी होती है, नियमों की, अधिकारों की और इंसाफ की। आज हम उसी कहानी में उतरेंगे और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 256 से 260 को समझेंगे। अब जरा एक सिचुएशन सोचिए। अदालत किसी को सजा सुना देती है और फिर अचानक कहती है, रुको जरा इसका पास्ट तो चेक करें। ये सुनकर अजीब लगता है ना? क्या ये इंसाफ है? बस आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए आज भारत के नए जस्टिस रूल बुक यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को समझते हैं। और इसे हम किसी बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि एक कहानी के जरिए समझेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें 5 ऐसे सेक्शन हैं जो किसी की भी किस्मत का फैसला कर सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है रोहन से। मान लीजिए रोहन कटघरे में खड़ा है। सरकारी वकील अपनी पूरी ताकत लगाकर सबूत और गवाह पेश कर चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि खेल रोहन के हाथ से निकल चुका है। लेकिन यही कानून उसे अपनी कहानी सुनाने का, खुद को बचाने का एक आखिरी मौका देता है। और यहीं पर सीन में एंट्री होती है सेक्शन 256 की। ये सेक्शन रोहन को, मतलब आरोपी को, 3 जबरदस्त हथियार देता है। वो अपने सबूत पेश कर सकता है, वो अपने गवाहों को बुला सकता है जो उसकी बेगुनाही साबित करें, और तो और वो अपनी पूरी बात, अपना पूरा पक्ष एक रिटन स्टेटमेंट में भी कोर्ट को दे सकता है। मतलब ये एक तरफा खेल नहीं है, उसे भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। ठीक है, तो सबूतों का आना जाना बंद, गवाहों ने जो कहना था कह दिया। अब कोर्टरूम का माहौल एकदम बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी जंग का मैदान हो, जहां अब हथियारों से नहीं बल्कि शब्दों से आखिरी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये है सेक्शन 257, जिसे हम वकीलों का फाइनल शोडाउन कह सकते हैं। पहले प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील अपनी सारी दलीलों को समेटकर एक आखिरी जोरदार हमला करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कानून ये पक्का करता है कि आखिरी बात, द फाइनल वर्ड, हमेशा डिफेंस लॉयर का ही हो। ये वो आखिरी मौका है जहां वो केस का रुख पलट सकता है। और बहस खत्म। कोर्टरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस। वकीलों ने अपनी अपनी बात कह दी। अब सारी नजरें सिर्फ एक इंसान पर हैं, जज साहब। उनका फैसला ही सब कुछ तय करेगा। पर यह इंतजार कितना लंबा हो सकता है? क्या फैसला सालों तक लटका रहेगा? नहीं, यहीं पर सेक्शन 258 काम आता है। ये साफ साफ कहता है कि आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाना ही होगा। हाँ, कुछ बहुत ही खास मामलों में वजह बताकर इसे 45 दिन तक खींचा जा सकता है। मतलब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात को यहाँ गंभीरता से लिया गया है। अब देखिए फैसले का एक बहुत जरूरी पहलू। सेक्शन 258 के तहत पहला स्टेप क्या है? जज बस इतना बताते हैं कि आरोपी गिल्टी है या नॉट गिल्टी, दोषी या निर्दोष। बस सजा कितनी होगी, क्या होगी, इसकी बात इस स्टेज पर बिल्कुल नहीं होती। ये सिर्फ सबूतों पर आधारित एक सीधा साधा फैसला है। और अगर फैसला दोषी आता है तो क्या तुरंत सजा सुना दी जाती है? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। अब सजा तय करने के लिए एक अलग हियरिंग होती है। एक और मौका दिया जाता है दोषी को कि वो सजा के सवाल पर अपनी बात रख सके। ये बहुत ही अहम स्टेप है जो जल्दबाजी में सजा देने से रोकता है। तो चलिए वापस अपनी कहानी में चलते हैं। रोहन के पास कोर्ट का फैसला आता है और रोहन को दोषी पाया जाता है। सबको लगता है बस अब केस खत्म, सजा मिलेगी और बात खत्म। लेकिन तभी आता है कहानी में सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। जज साहब कहते हैं अदालत आरोपी को दोषी मानती है, पर यह केस अभी खत्म नहीं हुआ है। सोचिए जरा, ये लाइन सुनते ही कोर्ट में बैठे हर इंसान के मन में क्या चल रहा होगा। सब हैरान परेशान कि भाई अब क्या बचा है। और इसका जवाब छिपा है सेक्शन 259 में। ये कानून का एक कह सकते हैं एक सीक्रेट है। पता है क्या होता है? अगर आरोपी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मतलब वो पहले भी कोई जुर्म कर चुका है, तो ये बात पूरे ट्रायल के दौरान जज को बताई ही नहीं जाती। इसे जानबूझकर छिपाया जाता है। ये जानकारी तभी सामने लाई जाती है जब उसे दोषी करार दे दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? ये तो अजीब लगता है। इसके पीछे न्याय का एक बहुत बड़ा और मजबूत सिद्धांत काम करता है, फेयर ट्रायल का सिद्धांत। मतलब जज का फैसला सिर्फ और सिर्फ इस केस के सबूतों पर होना चाहिए।
इस बात पर नहीं कि आरोपी का अतीत कैसा था। कहीं ऐसा ना हो कि जज के मन में पहले से ही ये बात बैठ जाए कि अरे ये तो पुराना अपराधी है, इसी ने किया होगा। इस तरह के किसी भी बायस को, किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया है। चलिए रोहन की कहानी को यहीं रोकते हैं। अब एक बिल्कुल अलग सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए एक जर्नलिस्ट है जिसने किसी पावरफुल अफसर के खिलाफ कुछ लिखा और उस अफसर ने उस पर मानहानि मतलब डिफेमेशन का झूठा केस कर दिया। अब क्या होगा? ऐसे में एक खास सेक्शन है जो मदद के लिए आगे आता है। ये है सेक्शन 260। ये ऐसे हाई स्टेक मामलों के लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर बताता है, जैसे सुनवाई पब्लिक में नहीं बल्कि बंद कमरे में हो सकती है, जिसे इन कैमरा प्रोसीडिंग कहते हैं। और जिसने आरोप लगाया है उसे खुद गवाह के तौर पर पेश होना पड़ेगा। ऐसा इसलिए ताकि किसी की इज्जत, किसी की रेपुटेशन को बिना वजह उछाला ना जा सके। पर एक सवाल अब भी बाकी है। मान लीजिए कोर्ट को ये पता चल जाता है कि ये आरोप तो सरासर झूठा था, परेशान करने के लिए लगाया गया था। तो क्या बस केस खारिज हो जाएगा? उस बेचारे पत्रकार का क्या, जिसने ये सब झेला? उसे इंसाफ कैसे मिलेगा? इसका जवाब है हर्जाना, यानी कॉम्पनसेशन। कोर्ट आरोप लगाने वाले को ऑर्डर दे सकती है कि वो उस व्यक्ति को जिस पर झूठा आरोप लगाया था 5,000 रुपये तक का मुआवजा दे। अब हो सकता है ये रकम बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन ये सिंबॉलिक है। ये झूठे इल्जाम लगाने वालों के लिए एक चेतावनी है और बेगुनाहों के लिए कानून का एक छोटा सा सुरक्षा कवच। तो ये थी कोर्टरूम की पूरी कहानी। चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे सफर को, इस पूरी जर्नी को रिकैप कर लेते हैं। तो इस कहानी के 5 एक्ट थे। पहला, सेक्शन 256, जहां आरोपी को मिला खुद को बचाने का मौका। फिर आया सेक्शन 257, वकीलों की आखिरी टक्कर। इसके बाद सेक्शन 258, जब आया फैसले और सजा का पल। फिर हमने देखा सेक्शन 259 का सस्पेंस, यानी अतीत का राज और फेयर ट्रायल का नियम। और आखिर में सेक्शन 260, जो झूठे आरोपों के खिलाफ इंसाफ दिलाता है। तो देखिए, कानून की जानकारी सिर्फ वकीलों के लिए नहीं होती, ये अपने हक को जानने के लिए, खुद को मजबूत बनाने के लिए होती है। क्योंकि याद रखिए, इंसाफ की कहानी सिर्फ किताबों में नहीं, हम सब की जिंदगी से जुड़ी है।